मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला प्रभावी हिंदी लेखन का, कौन सा पेपर होगा? प्रभावी हिंदी लेखन का जो पेपर होगा उससे संबंधित आपके सामने कंप्लीट एमसीक्यू की क्लास लेकर आए हूँ। और हमारे क्लास की ये विशेषता है, इसके अंदर आपको सारा रिविजन देखने को मिलेगा। कंप्लीट का कंप्लीट रिविजन देखने को मिलेगा। पीडीएफ भी फ्री में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे, आपको ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको फाइल वाले सेक्शन पे आना है। कौन से सेक्शन पे? फाइल वाले सेक्शन पे आना है और यहाँ पर क्लिक करना है। कोने में जो सर्च वाला ऑप्शन है प्रभावी, PRAB, ये स्पेलिंग देख लो भाई, है ना? ये स्पेलिंग देख लो, ये स्पेलिंग सर्च कर लेना। प्रभावी हिंदी लेखन BA फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिलेगी। खोलकर पढ़ लेना इसको अच्छे से, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साथ के साथ 25,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट लेकर चल रखे हैं अपन, तो करवाओ भाई 25,000 सब्सक्राइबर। सारी क्लासेज फ्री में पढ़ाई है मैंने, तो आप इतना काम तो कर ही सकते हो। 25,000 सब्सक्राइबर तो अपने करवा ही सकते हो। सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट में मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर आपके सामने प्रोडक्ट पर क्लिक करो। आपको क्या किया जाता है? आपको दृश्य दिखाए जाते हैं, तो उसी को वर्णनात्मक चित्रण के नाम से जाना जाता है। जैसे कि रामायण हो गई, आपने बचपन में देखा होगा ना, आपके जो बचपन है, क्या अभी भी बहुत सी जगह क्या होती है, रामायण का मंचन किया जाता है। नाटक वगैरह हो गए, स्कूल में आपने नाटक वगैरह को कभी प्ले किया होगा, तो उसमें क्या होते हैं, सभी किरदार होते हैं, वो अपने हाव भाव से, इशारों के माध्यम से चीजों को दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है? वर्णनात्मक दर्शन के नाम से जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, अकादमिक लेखन में सबसे अधिक आवश्यक क्या होता है? तो जो अकेडमिक जो राइटिंग होती है उसमें अकादमिक लेखन में सबसे अधिक आवश्यक चीज क्या होती है? तो अगर आप कोई भी एकेडमिक्स पढ़ाई लिखाई से संबंधित अगर आप भी कोई प्रकार का लेखन कर रहे हो, तो उसमें किस चीज की सबसे ज्यादा महत्व दोगे? तर्क और प्रमाण का। आप कोई भी चीज है उनको लेकर तर्क दोगे, क्योंकि तर्क दोगे तो लोगों हैं, जो बच्चे हैं, उनको पढ़ेंगे तो उसमें विश्वसनीयता उनकी बनी रहेगी, उनका विश्वास है उस चीज पर बना रहेगा। साथ के साथ प्रमाण भी आपको देना आवश्यक होता है, तभी तो क्या होगा भाई, बच्चे अगर आपको पढ़कर, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं तर्क भी दे रहा हूँ, थ्योरी भी समझा रहा हूँ ना, तर्क भी दे रहा हूँ, प्रमाण भी दे रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, जो चीज है वो क्या हो जाती है, सर्टिफाइड एकदम ट्रू मानी जाती है, सही मानी जाती है। समझ में आ गया? आप हवाई बातें कभी भी नहीं कर सकते हो, आप अकादमिक लेखन का प्रयोग कर रहे हो तब। तो जैसे आप एनसीईआरटी किताब पढ़ते हो या कोई भी किताब पढ़ते हो या फिर कोई ऐसा ब्लॉग पढ़ते हो जो एजुकेशन ब्लॉग है, उसमें सबसे ज्यादा आपको क्या मिलते हैं? तर्क और प्रमाण देखने को मिलते हैं। लेखन कौशल को दीर्घकालीन लाभ क्या होता है? व्हाट इज द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ राइटिंग स्किल्स? तो राइटिंग स्किल का जो लॉन्ग टर्म लाभ क्या होता है, दीर्घकालीन लाभ क्या होता है? संप्रेषण और कैरियर विकास। तो अगर आपका लेखन कौशल बेहतर है तो आपका क्या होगा, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर होगी, संप्रेषण है वो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि लिख सकता है वो व्यक्ति, क्या हो सकता है, उसके विचार दिमाग में आते हैं, विचार दिमाग में आते हैं तभी तो लिखता है, विचार आते हैं तो जो लिख सकता है वो बोल भी सकता है। समझ में आ गया? दूसरी बात है, आप जब लिखते हो चीजों को तो आपकी भाषा पर भी पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती चली जाती है। तो आपकी भाषा पर अगर पकड़ मजबूत हो जाएगी, आप भाषा पर गहरा ज्ञान रखोगे, तो क्या हो जाएगा, आपका जो लेखन कौशल है वो जो आपका संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, वो अपने आप ही धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। दूसरे वाले पॉइंट की बात करूं, कैरियर विकास। तो कैरियर में आपका जो कैरियर है उसमें कैसे हेल्प मिलती है? कैरियर में आपको इस तरीके से हेल्प मिलती है, क्योंकि अगर सीख लिया तो आप क्या कर सकते हो, किसी कंपनी के लिए लेख लिखने का काम कर सकते हो, ब्लॉग लिखने का काम कर सकते हो, न्यूज़पेपर में काम कर सकते हो। इन सारे क्षेत्रों में आप अपना है कैरियर को आगे बढ़ा सकते हो इन सब चीज़ों में। अगले वाला, किस लेख शैली में लेखक स्वयं को प्रकट करता है? इन विच राइटिंग स्टाइल डज द राइटर एक्सप्रेस हिमसेल्फ? तो किसमें करता है? आत्मकथात्मक लेखन में। तो जब आत्मकथात्मक, जब ऑटोबायोग्राफी आप किसी इंसान के बारे में, जीवन में उसके बारे में जब लिखते हो, तो उस प्रकार के लेखन में क्या होती है, लेखक वो स्वयं की भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट करता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? आत्मकथात्मक लेखन के नाम से जाना जाता है, ऑटोबायोग्राफी राइटिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, लेखन में सुधार करने के लिए सबसे अच्छा उपयोग क्या है? व्हाट इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द राइटिंग? तो अगर आप लेखन में सुधार करना चाहते हो तो सबसे बेहतर क्या हो सकता है तरीका? तो इसमें सबसे बेहतर तरीका हो सकता है लेखन और पुनर्लेखन। तो
इसमें क्या होगा, लेखन, आप जब चीज़ों को लिखोगे और पुनः लिखोगे तो इससे क्या होगा, आपका लेखन है वो सुधरेगा। जैसे स्कूल के समय में आपको टीचर आपको क्या करते थे, आप श्रुत लेख लिखने को देते थे। अब काफ़ी बार बच्चे क्या करते थे, उस जो श्रुत लेख लिखने को दिया जाता था उन्हें, उसको लिखने में गलतियां कर दिया करते थे। तो उसको गलतियों को सही करने के लिए टीचर है उनको क्या देती थी, लेखन और पुनः लेखन है वो दोनों की दोनों दिया करती थी कि बार बार लिखे इन सब चीज़ों को, ताकि आप में जो लेखन है कला उसको बेहतर हो सके। त्रुटियों को पहचान पाओगे, कहाँ ग्रामर में गलतियां कर रहे हो, कहाँ आपकी जो लेखन शैली में गलती है, कहाँ आपकी मात्राओं में गलती है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होती चली जाती हैं। लेखन में प्रारूप का क्या महत्व होता है, फॉर्मेट का क्या महत्व होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मेट इन राइटिंग। तो कोई भी जब जो लेखन होता है, कोई भी लेखक है या कोई भी इंसान जब लेख को लिखता है तो उसमें जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट क्या होता है, पत्र लिखते हो उसका पूरा एक फॉर्मेट होता है। पहले आपको सामने वाले का पता लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर दिनांक लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बीच का जो कंटेंट आपने जिस विषय पर लिखना चाहते हो वो लिखते हैं, एंडिंग करते हैं। हर चीज़ का होता है। आप जब रिपोर्ट देते हो तो उसमें रिपोर्ट लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है। तो कोई भी चीज़ है लिखने का उसका क्या होता है, एक तरीका होता है। तो जैसे मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ अब आपके सामने, तो इसमें पहले मैं यूनिट फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, यूनिट सेकंड, फिर यूनिट थर्ड और यूनिट फोर, प्रत्येक एमसीक्यू करा रहा हूँ, उसकी थ्योरी करा रहा हूँ। तो ये सारा क्या फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट राइटिंग का क्या महत्वपूर्ण होता है, लेख की स्पष्ट संरचना। अब आपको पता है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा हमारा यूनिट फर्स्ट का कंटेंट है वो रिवाइज होने वाला है, फिर यूनिट सेकंड का कंटेंट रिवाइज होगा, फिर यूनिट थर्ड का होगा, फिर यूनिट फोर का होगा, और ये क्लास ऐसी होगी जिसमें हमारा कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। तो इस प्रकार के लेखन में इस प्रकार की चीज होती है। तो इससे क्या होता है, लेख है जो आप लिख रहे हो उसको स्पष्ट संरचना मिलती है, उसको स्पष्ट तरीके से पता चलता है कि हमने जो ये चीज लिखी है ये लिखने वाले को अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेखन कौशल के विकास में कौन सा मूल्य महत्वपूर्ण होता है, विच वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द राइटिंग स्किल डेवलपमेंट। तो अगर आप जब लेखन कौशल है, राइटिंग स्किल आपकी जब बेहतर होती है तो उसमें कौन सा डेवलपमेंट होता है, तो इसमें कौन सा होता है, आपका धैर्य, पेशेंस है उसका डेवलपमेंट होता चला जाता है। तो आप जब लेखन कौशल करते हो तो इसमें आपका जो धैर्य है, पेशेंस है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। क्यों, क्योंकि लेखन कौशल है उसमें क्या होता है, जब आप लिखोगे तो विचार हो सकता है आज आपके सामने आए, कल आए, हो सकता है 1 घंटे में आ जाए, आने को 1 मिनट में आ जाए, नहीं आए तो पूरे दिन में नहीं आए। तो आपका पेशेंस है, वो स्किल है, वो क्या होती है, आपका इंप्रूव होती है। और आपके अंदर पेशेंस होना भी चाहिए। पैसेंस होगा तभी आप बेहतर कंटेंट लिख पाओगे। पैसेंस नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, गुस्से में आ जाओगे और चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। अगले वाला प्रश्न है, संपादन का कार्य लेखन के लिए लेखन में किसके लिए आवश्यक होता है। तो संपादन का जो कार्य है लेखन में किसके लिए आवश्यक होता है, त्रुटियों को ठीक करने व स्पष्टता लाने के लिए। तो जो लेखन का कार्य है, जो संपादन होता है, जो एडिटोरियल लिखता है या जो लेख लिखता है, उसमें जो कार्य जो लेखन होता है उसमें क्या होता है, तो वो त्रुटियों को सही करता है, इंप्रूव करता है और स्पष्टता, चीज़ों को सही से लिखने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आ गया आपको। तो जो जैसे मैंने लेख लिख कर दिया है और उसको अगर किसी न्यूज़पेपर वाले के पास भेजा है तो उस न्यूज़पेपर वाला का संपादक का क्या कार्य है, वो मेरे लेख को पहले सारा पढ़ेगा, उसमें कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं उसको कहाँ कहाँ से इंप्रूव किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को धीरे धीरे सही करने का प्रयास करेगा। तो त्रुटियाँ ठीक करेगा और स्पष्टता लाने का कार्य किया जाता है संपादन के कार्य में। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शैली का प्रकार नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ राइटिंग स्किल। तो कौन सा नहीं है, भ्रामक। तो अगर इसमें से देखो भ्रामक टाइप नहीं है, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बाकी के ऑप्शन पहले एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। वर्णात्मक मतलब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, तो पूरा ब्रीफिंग होनी जरूरी होती है। कोई भी कंटेंट होता है उसके अंदर ये तो जरूरी होता है। विश्लेषणात्मक, तो कोई भी कंटेंट जब आप बना रहे हो तो उसमें विश्लेषण की भूमिका भी होनी चाहिए, एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। अगर एनालिसिस होगा तभी तो क्या करोगे, आप कंटेंट को अच्छे से पब्लिश कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर बी है, वो भी सही है। अगले वाले पॉइंट की बात को, क्रियात्मक कंटेंट कौन सा होता है, जो रिएक्शनरी हो, मतलब जैसे कोई घटना घट गई वैसा कंटेंट बना दिया। तो ये तीनों की तीनों चीजें हैं, अच्छे से होनी चाहिए, लेकिन भ्रमात्मक नहीं होना चाहिए। भ्रामक कंटेंट बनाओगे, भ्रामक लेखन करोगे तो लोगों को क्या होगा, लोग कंफ्यूजन में आएंगे और लोग इसे फेक न्यूज बोल सकते हो आप एक तरीके से। समझ में आ गया। तो फेक न्यूज का टाइप नहीं होना चाहिए। लेखक में भाषाई दक्षता का क्या अर्थ होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग। तो लिखने में भाषाई दक्षता किस चीज़ पे होती है, भाषा पर पकड़ और उचित प्रयोग। तो भाषा होती है
भाषाई दक्षता, लिंग्विस्टिक एफिशिएंसी क्या होती है, कोई भी आपकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, उस पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए और उसको कहाँ कहाँ पर आपको सही तरीके से उपयोग में लेना है इस चीज़ का पता होना चाहिए। इसी को क्या कहा जाता है, भाषाई दक्षता के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, प्रेरक लेखन में किस तत्व का योगदान सबसे अधिक होता है? विच एलिमेंट कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट इन परसेसिव राइटिंग? तो जो आपका जो प्रेरक लेखन होता है उसमें सबसे कौन से तत्व का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है? भावनात्मक अपील और तर्क का। मतलब आप इमोशनल, कोई भी इंसान उससे क्या इमोशनल अपील करते हो, इमोशनली आप उसको समझाने का प्रयास करते हो और अपने तर्क वगैरह है वो देते हो। तो यही होता है जो प्रेरक लेखन होता है, उसमें इसी तर्क का क्या होता है, सबसे अधिक योगदान होता है। कौन से लेखन जो विधि है उसको औपचारिक नहीं माना जाता है? तो कौन से को नहीं माना जाता है? व्हाट्सएप के जो संदेश हैं उनको क्या नहीं माना जाता है? व्हाट्सएप के संदेशों को औपचारिक नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप के जो संदेश है वो क्या अपने आप रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को उनको भेजते हो, अनौपचारिक लोगों को भेजे जाते हैं। वो जो औपचारिक चीजें होती हैं वो कौन सी होती है इसमें से जैसे आपने प्रतिवेदन दिया, निबंध लिखा, पत्रिका का लेख, ये सारी चीजें किससे हैं? औपचारिक लेखन से संबंधित हैं। 48 नंबर प्रश्न की बात करूं, लेखन में आवृत्ति, कोहेरेंस का क्या तात्पर्य होता है? कोहेरेंस इन राइटिंग रेफर्स टू, तो कोहेरेंस किससे संबंधित होती है? विचारों की तार्किक संगति से संबंधित। मतलब जो आपके विचार आपके सामने आ रहे हैं उसको लॉजिकली तरीके से आप चीजों को समझा पा रहे हो, तार्किक तरीके से चीजों को समझा रहे हो, उसी को क्या कहा जाता है? लेखन में आवृत्ति के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, ड्राफ्टिंग का क्या अर्थ होता है? ड्राफ्टिंग रेफर्स टू, तो ड्राफ्टिंग क्या होती है? अस्थायी रूप से पूरा लेख को तैयार करना। तो ड्राफ्टिंग क्या होती है? जैसे मैंने कंटेंट बनाया, उसको क्या कर दिया? ड्राफ्ट करके रख दिया। तो ड्राफ्ट करके रख दिया मतलब उसको अब मुझे एडिटिंग करना बाकी है, उसको और इम्प्रूव करना बाकी है, बस मैंने उसको कच्चा फॉर्मेट है उसमें बनाकर रख दिया। ऐसे समझ में नहीं आए? जब आप घर बनाते हो ना, घर बनाते हो तब उसमें आपने क्या कर दिया? सिंपली ईंट भट्ठे की आपने जो चिनाई कर दी, उसमें प्लास्टर वगैरह नहीं किया, फर्नीचर वगैरह का नहीं लगवाया, उसी को ड्राफ्टिंग बोला जाता है इंटरनेट की भाषा में। कच्चा सिस्टम होता है ना, उसी को। लेखन में रीडर प्रोफाइल को क्या ध्यान में रखा जाता है? वाई इज रीडर प्रोफाइल कंसिडर्ड इन राइटिंग? तो किस चीज को ध्यान में रखा जाता है रीडर प्रोफाइल में? पाठक की समझ, स्तर और रुचि के अनुसार लिखने पर। तो रीडर प्रोफाइल होती है, उसके अंदर क्या होता है? पाठक है, उसकी समझ है, उसकी स्तर और उसकी रुचि के हिसाब पर जब चीज़ों को ध्यान में रखकर चीज़ों को बताया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? रीडर प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। जैसे जो रीडर होता है उसका जो उसको क्या क्या चीज़ें पसंद है, उसको कौन सी रुचि है, उसका समझ का स्तर कैसा है, उस हिसाब से। अब जैसे आप कॉलेज के विद्यार्थी हो और मैं आपको यूपीएससी लेवल की चीज़ें पढ़ाने लग जाऊं तो आपका उन सब चीज़ों कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। तो मैं आपको कैसा पढ़ाता हूँ? आपके कॉलेज से संबंधित चीज़ों को पढ़ाया जाता है, वही है, उसी क्या कहा जाता है? रीडर प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। अब अपन बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 का जो अगला प्रश्न है, एक रचनात्मक लेखक के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या होता है? तो कोई भी एक रचनात्मक, एक क्रिएटिव जो राइटर है, समझ में आ गया, जो मूवी वगैरह को लिखते हैं, मूवी वगैरह बनाते हैं, वो कोई पोयम लिख रहा है या फिर कोई ऐसा इंसान है जो कोई क्रिएटिव राइटिंग्स करता है, समझ में आ गया आपको, नई चीज़ें जो बनाने में विश्वास रखता है, उसमें क्या होनी चाहिए? उसमें कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, समाज को उस नज़र से देखने का नजरिया होना चाहिए जो आम नागरिक नहीं देख पाता है, समझ में आ गया, और इमेजिनेशन होनी चाहिए। तो जब भी तो कोई इंसान ऐसी राइटिंग कर सकता है, क्रिएटिव राइटिंग कर सकता है। तो मूवी वगैरह देखते हो तो उसमें आपको कौन सी पसंद आती है? जो आपको एक नया कॉन्सेप्ट होती है, नई मूवी होती है जिसमें कुछ अलग आपको देखने को मिलता है, वही आपको देखने अच्छा लगता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? रचनात्मक लेखन के नाम से जाना जाता है। 41 नंबर प्रश्न की बात करूं, पत्र लेखन में तिथि किस स्थान पर लिखी जाती है? वेयर इज द डेट प्लेस्ड इन लेटर राइटिंग? तो पत्र लेखन में आपको डेट किस स्थान पर रखी जाती है? पते के बाद में। समझ में आ गया आपको? पते के बाद में आपको डेट लिखी जाती है। तो आपको पता है सबसे पहले आप एड्रेस देते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आपका जो जितना कंटेंट जिस विषय पे आपको लिखना वो लिखते हैं, और लास्ट में अपन अपना जो रिस्पेक्ट वगैरह शो करते हैं उसमें। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट लेखन की शैली है? तो कौन सी रिपोर्ट लेखन की शैली होती है? तो आप कोई भी रिपोर्ट लिख रहे हो, भैया आपके गांव में सड़क टूटी हुई है, ये सब चीज़ें हैं, तो वो रिपोर्ट लेखन के नाम से जाना जाता है। उसकी कौन सी शैली होती है? उसमें निष्पक्ष व तथ्यपरक, मतलब आपको एकदम निष्पक्षता से चीज़ों को बताना है,
कोई भी प्रकार का बायसनेस नहीं दिखाना है सरकार के प्रति या फिर विपक्ष के प्रति, कोई भी इंसान के प्रति आपको क्या तथ्यात्मक बातें करनी है, स्पष्टता से चीजों को बताना है। समझ में आ गया? तो रिपोर्ट लेखन की सबसे अच्छी शैली क्या होती है? उसको निष्पक्ष तरीके से आपको बताना है। 43 नंबर प्रश्न है, रचनात्मक लेखन में संघर्ष किसका प्रतीक है? तो जब आप क्रिएटिव राइटिंग करते हो उसमें कॉन्फ्लिक्ट किस चीज को दर्शाता है? तो कॉन्फ्लिक्ट किस चीज को दिखाता है? कथानकों में गतिशीलता को। जो आपके कथानक है, जो पात्र हैं, उसमें जो गतिशीलता होती है उनको दर्शाने का कार्य किसका होता है? रचनात्मक जो लेखन होता है, क्रिएटिव राइटिंग होती है, उसका उद्देश्य यही होता है जो भी आपके जो पात्र हैं उनको सही से दिखाया जाए। अगले वाला प्रश्न है, कहानी में पृष्ठभूमि किसे कहते हैं? व्हाट इज द सेटिंग इन ए स्टोरी? तो कोई भी कहानी होती है उसमें जो पृष्ठभूमि होती है, जो पीछे की जो बैकग्राउंड होता है ना, अपन कहते हैं बैकग्राउंड की स्टोरी क्या थी, तो उसका क्या होता है? उसमें क्या क्या चीजें दिखाते हैं? समय। तो किस समय की घटना है? जैसे आपने बैकग्राउंड की बात करूं, जैसे कोई मूवी शुरू होती है ना, उसमें क्या होता है? पिछले समय, पास्ट की पहले दिखाएंगे कि 1947 में क्या हुआ था। समझ में आ गया? फिर आज के समय, जैसे आजादी की मूवी है तो उसमें दिखाएंगे 1947 में क्या था और आज क्या है। तो पहले उसमें किसमें बात होगी? बैकग्राउंड में समय की, स्थान की। भाई ये कहानी कहाँ की है? मान लो वो आजादी वाली बात कर रहा हूँ तो ये बात है दिल्ली की या लाहौर की मान लो या कहीं की भी मान लो, वहां के दोनों के बीच की कहानी है। तो ये स्थान दिखाएंगे। और सामाजिक स्थिति, उस समय कैसी स्थिति थी? सभी लोग क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे आजादी से लड़ने के लिए, आज़ादी पाने के लिए, आज़ादी को अंग्रेजों से लड़कर आज़ादी पाने के लिए सभी लोग संघर्ष कर रहे थे। उसी को सारी चीज़ें हैं। अगर इस प्रकार की जो आज़ादी से संबंधित मूवी है तो उसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी बैकग्राउंड में। समझ में आ गया? और कोई भी मूवी हो जिसमें पृष्ठभूमि में क्या क्या दिखाते हैं आपको? समय, मैंने उदाहरण देके बताया आपको। आज़ादी की कहानी है कोई, उस पर क्या क्या आ सकता है? स्थान और सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। अगले वाला प्रश्न है, फीचर लेखन और संपादकीय लेखन में क्या अंतर होता है? तो जो फीचर लेखन होता है और जो एडिटोरियल राइटिंग होता है उसमें क्या अंतर होता है? तो उसमें क्या अंतर होता है? फीचर एक समाचार परक है और संपादकीय राय परक है। तो जो फीचर होता है वो कैसा होता है? उसमें समाचार आपको देखने को मिलते हैं, और जो संपादकीय होता है उसमें क्या होता है? आपको निजी राय है वो देखने को मिलती है। तो फीचर में समाचार देखने को मिलेंगे और संपादक में आपको निजी राय देखने को मिल सकती है। 46 नंबर प्रश्न की बात करूं, रिपोर्ट लेखन में भाषा की शैली कैसी होनी चाहिए? तो रिपोर्ट लेखन करते हैं उसमें भाषा की शैली कैसी होती है? तो उसमें कैसी होती है? सरल, स्पष्ट व औपचारिक भाषा आपको देखने को मिलती है। तो रिपोर्ट लेखन होती है उसमें भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? आपकी सरल भाषा होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, और औपचारिक भाषा है वो देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। समझ में आ गया आपको? एकदम सरल, स्पष्ट और औपचारिक भाषा देखने को मिलती है, ताकि क्या हो, हर व्यक्ति को, वो जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको रिपोर्ट अच्छे से समझ में आ जाए। 47 नंबर प्रश्न है, कहानी का उद्देश्य किस बात पर निर्भर करता है? व्हाट डज द पर्पज ऑफ स्टोरी डिपेंड ऑन? तो कोई भी कहानी है उसका जो पर्पज है, उसका उद्देश्य किस चीज़ पर निर्भर करता है? पाठकों की रुचि और संदेश पर। तो पाठक हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनकी किस बात पर रुचि है और उनका क्या संदेश है, उस पर डिपेंड करता है आपको कोई भी कहानी का उद्देश्य। समझ में आ गया? तो जो पाठक होती है उसकी किस किस चीज़ों में रुचि है, क्या संदेश देना चाहता है, उस चीज़ पर निर्भर करती है कहानी का उद्देश्य। पत्र लेखन में संबोधन का क्या स्थान होता है? तो पत्र लेखन में संबोधन किया जाता है, उसका कहाँ पर स्थान होता है? विषय के बाद में। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सेंडर्स एड्रेस देते हैं, जो भेजने वाले का पता, दिनांक, विषय, और फिर क्या दिया जाता है? संबोधन दिया जाता है कि भाई सामने वाले को आपको महोदय जी, महोदय लगाकर जो लिखते हैं ना, वही संबोधन से संबंधित होता है। फीचर लेख किस पाठ्य विधा में सबसे अधिक जुड़ा होता है? तो फीचर लेखन है वो किस पाठ्य विधा में सबसे अधिक जुड़ा होता है? साहित्य और पत्रकारिता में। तो जो आपका फीचर लेखन होता है वो किससे जुड़ा होता है? साहित्य और पत्रकारिता होती है, उससे संबंधित सबसे अधिक जो फीचर लेखन है वो जुड़ा होता है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है? कोई भी व्यक्ति है, जैसे नहीं क्या कहा जाता है कि बहुत बड़े एक्टर को फीचर किया गया है, ऐसे बहुत बड़े लेखक का उसको फीचर मिला है। जैसे चेतन भगत है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया से लिखने लगा, तो क्या कहा गया? फीचर्ड बाई चेतन भगत इन हिंदुस्तान टाइम्स।
समझ में आ गया। तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है, साहित्य और पत्रकारिता में फीचर लेखन है वो देखने को मिलता है। तो कोई एक बहुत बड़ी हस्ती है वो आपकी तरफ से या आपके साहित्य में या आपके कोई न्यूज़पेपर हो गया, कोई फिल्म में आकर आपको लिखे, आपकी तरफ से काम करे, उसी को क्या कहा जाता है, फीचर लेख के नाम से जाना जाता है, और वो कार्य लेखन से संबंधित होता है। अगले वाला प्रश्न है, निम्न में से कौन रचनात्मक लेख का सर्वोत्तम उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें से, आपका जो रिपोर्ट है वो रचनात्मक लेखन से संबंधित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, उसमें आपको वास्तविक घटनाओं के आधार पर चीज़ों को बताना होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रिपोर्ट नहीं होती। बाकी कहानी में रचना चाहिए, कविता में भी रचना चाहिए, और नाटक में भी आपकी रचनात्मक सोच बाहर निकल कर आती है। अब अपन यूनिट सेकंड आपका रिवाइज हो गया। अब बात करें यूनिट नंबर 3 की तरफ। मिनिमल पेयर्स का अभ्यास करने का क्या उद्देश्य होता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मिनिमल पेयर्स प्रैक्टिस। तो मिनिमल पेयर की जो प्रैक्टिस की जाती है उसका क्या उद्देश्य होता है, समान ध्वनियों में भेद करना। तो मिनिमल पेयर क्या होते हैं, समान शब्द होते हैं, जैसे बैट और बैट। तो बैट होता है, एक तो क्रिकेट खेलने वाला बैट होता है, और एक बैट होती है जो आपकी ये नहीं होती चमगादड़ होती है, उसको भी बैट बोलते हैं। तो ऐसे हेयर हेयर, तो एक हेयर होता है वो जो उत्तराधिकारी उसको भी बोलते हैं, एक हेयर आपके बाल भी होते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको समझने का और उनको क्या करने का, उन ध्वनियों में भेद करने का क्या अभ्यास को मिनिमल पेयर के नाम से जाना जाता है। हिंदी लेखन में काफी तरह को रे और जो ऋषि वाला आता है उनमें टे में, रे में, है में, से में अंतर नहीं पता चल पाता लोगों को। उन सब चीजों को समझाने के लिए जिस प्रकार का जो अभ्यास किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, मिनिमल पेयर के नाम से जाना जाता है। 40 नंबर प्रश्न की बात करूं, कनेक्टेड स्पीच में कौन सी प्रतिक्रिया पाई जाती है, विच प्रोसेस इज फाउंड इन कनेक्टेड स्पीच। तो उसमें क्या होना चाहिए, लिंकिंग होनी चाहिए, इलिशन हो जाए और एसिमुलेशन होना चाहिए। तो एक दूसरे से चीज क्या होनी चाहिए, लिंक होनी चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए चीजें, तभी आप क्या कर सकते हो, कनेक्टेड स्पीच है उसको बता सकते हो। वॉइसिंग क्या होती है, तो वॉइस व्हाट इज वॉइसिंग, वॉइसिंग क्या होती है, जो स्वर यंत्र की में जो कंपन होता है उसी को क्या कहा जाता है, वॉइसिंग कहा जाता है। तो जो आपका कंठ में ये जो होता है ना जिससे आवाज निकलती है उसको, उसके अंदर आपका जो वॉइस बॉक्स होता है उसके अंदर जो कंपन होती है उसी को क्या कहा जाता है, आपको वॉइसिंग के नाम से जाना जाता है। या कोई भी यंत्र होता है उसमें आवाज कब निकलती है, जब उसके अंदर वाइब्रेशन होता है, उसमें कंपन होती है। तो वॉइसिंग यही होती है, जो कोई भी स्वर यंत्र होता है उसमें कंपन होती है तभी किसी प्रकार की ध्वनि निकलती है। फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, शुद्ध ध्वन्यात्मक लेखन के लिए। तो शुद्ध ध्वन्यात्मक लेखन के लिए आप कौन सा ट्रांसक्रिप्शन यूज करते हो, फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन उसका उपयोग में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। शुद्ध ध्वन्यात्मक लेखन के लिए अपन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का यूज में लेते हैं कि सही सही ध्वनियों का अपन प्रयोग करें, कोई भी चीज़ को बोलें तब अपन कोई प्रकार का जो गलतियां नहीं हो आपको बोलने में, इसके लिए जो प्रैक्टिस की जाती है वो क्या होती है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित होती है। अगले वाले प्रश्न की बात करें 43% की, वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ड स्ट्रेस एंड सेंटेंस स्ट्रेस में क्या अंतर होता है। तो क्या होता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक शब्द और एक वाक्य में बल देने की स्थिति में। तो एक शब्द हो गया और एक वाक्य होता है, उसमें बल देने की स्थिति होती है, उसमें अपन किसका प्रयोग करते हैं, उसमें अपन प्रयोग करते हैं आपका वर्ड स्ट्रेस को। समझ में आ गया, आपको स्ट्रेस से समझ जाना चाहिए था, वर्ड मतलब शब्द, स्ट्रेस मतलब बल देना। तो एक वाक्य और एक शब्द पर बल देने के लिए सब चीजों का यूज किया जाता है। 44 नंबर प्रश्न की बात करूं, साइलेंट लेटर्स का क्या प्रभाव होता है। तो जो साइलेंट लेटर होते हैं उनका क्या प्रभाव होता है, उनका प्रभाव होता है क्या होता है, उच्चारण में नहीं आते हैं लेकिन वर्तनी में होते हैं। तो ऐसे शब्द जो उच्चारण में तो बोलने में तो नहीं आते हैं लेकिन वर्तनी होती है उसमें लिखने में आते हैं। समझ में आ गया आपको, उच्चारण में बोल रहे हो तब उनका प्रयोग नहीं किया जाता है लेकिन वर्तनी में वो शब्द आते हैं। तो जैसे नॉन शब्द होता है ना, नॉन शब्द, उसमें के का कहीं पे भी जो यूज है वो नहीं होता है, नॉन का सीधा सीधा NOWN का ही अर्थ निकलता है, के यहाँ पर साइलेंट रहता है। तो यही है, ये सब लिखने में तो आ रहा है लेकिन वैसे साइलेंट है। 45 नंबर सब क्वेश्चन की बात करूं, व्हाट आर द होमोफोन्स। तो होमोफोन्स कौन से होते हैं, उच्चारण समान होते हैं लेकिन अर्थ और वर्तनी है वो भिन्न होती है। तो इन सब शब्दों के क्या होंगे, उच्चारण है वो तो सही होंगे, सेम होंगे, लेकिन अर्थ है वो भिन्न देखने को मिलते हैं आपको, वर्तनी है वो
अलग से देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऐसे शब्द जिनके उच्चारण तो समान है लेकिन अर्थ और वर्तनी है जो बोलने में लिखने में अलग है। अगले वाला प्रश्न है सचवाह ध्वनि किस ध्वनि को दर्शाया जाता है? तो ये किसको दिखाया जाता है? उल्टा आपका ऐसे है करके इसको दर्शाने का कार्य होता है इसका। उच्चारण की त्रुटियों को सुधारने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आपको विच टेक्निक इज यूज टू करेक्ट द प्रोनाउंस एयर। तो प्रोनाउंस जो एरर्स होते हैं, जो आपको उच्चारण से संबंधित जो त्रुटियां होती है उसको सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फीडबैक और दोहराव का। मतलब लोगों से आप क्या करते हो? आप लोगों से फीडबैक लेते हो कि अब मेरी जो उच्चारण है उसको सुधारना है, तो आप मुझे फीडबैक दीजिए, और साथ के साथ आप बार बार चीज़ों को दोहराव करते रहते हो, बार बार बोलते रहते हो, तो इससे क्या हो जाता है? आपकी उच्चारण संबंधित जो त्रुटियां हैं वो सही हो जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी है वो सही होने वाला है। 48 नंबर प्रश्न की बात करूं, उच्चारण सुधार के लिए कौन सी पद्धति सबसे प्रभावी मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? ऑडियो लिंगुअल पद्धति है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है। मतलब अगर आप अपना उच्चारण सुधारना चाहते हो तो आपको आपकी जो ऑडियो है वॉइस से संबंधित और लिंग्विस्ट मतलब भाषा से संबंधित चीज़ों को सही करना होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। 49 नंबर प्रश्न की बात करूं, टंग ट्विस्टर्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? हाउ इज यूज टंग ट्विस्टर्स। तो टंग ट्विस्टर्स का उपयोग क्यों किया जाता है? आपको जीवा नियंत्रण करने पर, आपकी जो जीभ उसको नियंत्रण करने पर और स्पष्ट उच्चारण का अभ्यास करने पर, मतलब आपको क्लियरली चीज़ों को समझाने के लिए आपको टंग ट्विस्टर्स का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया आपको? मतलब क्या होता है, काफ़ी लोगों की जो जीवा है उसमें मतलब वो सही से मतलब बोलते समय उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो उसको नियंत्रण करने में प्रयोग किया जाता है ताकि आप स्पष्ट रूप से चीज़ों को समझा सको। जैसे टै बोलते हैं तो टै बोला आपने आपके तलवे पे जो टच हुई है, सै बोला है तो आपका उसमें सै में आपका जो अलग अलग प्रकार की ध्वनि होती है उसमें जो जीवा है वो कहाँ कहाँ पर टच हो रही है, आप सारे शब्दों को बोल के देखो पता चल जाएगा। तो काफ़ी लोगों की क्या उसमें दिक्कत होती है, तो उसको सुधारने के लिए इस लेखन का प्रयोग में लिया जाता है, प्रक्रिया का। अगले वाला है सिलेबली डिवीजन किसमें सहायक होता है? तो किसमें सहायक होता है? सही उच्चारण और तनाव निर्धारण करने पर। तो जो सिलेबली है, सिलेबली क्या होता है? कोई भी मतलब लैंग्वेज होती है ना, कोई भी वर्ड होता है उसको सिलेबली के नाम से जाना जाता है। तो उसमें क्या होता है? सही उच्चारण करने के, तो आप कोई भी चीज़ है उसको सही से उच्चारण करोगे और तनाव का निर्धारण मतलब जो स्ट्रेस आपने डाला है उसको वो फिक्स होना चाहिए, सही से होना चाहिए, उसी को क्या कहा जाता है? सिलेबली के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, टोन मॉड्यूलेशन क्यों आवश्यक होता है? तो टोन मॉड्यूलेशन है ये आपको आवश्यक होता है अपने भावों को व्यक्त करने के लिए और रुचि बनाए रखने के लिए। तो क्या होता है, कोई कभी कभी कोई इंसान स्पीच देता है तो कभी तो स्पीच को ऊंचा कर देता है, कभी थोड़ा कम कर देता है, अपनी आवाज़ को ऊपर नीचे करता रहता है, तो इसी को क्या कहा जाता है? टोन मॉड्यूलेशन को बोला जाता है। तो कोई बात पर उसको जोर देना हो तो जोर से बोलेगा, कोई चीज़ है जिसको भावनात्मक रूप से रिप्रेजेंट करना होगा तो धीरे धीरे समझाएगा। समझ आ रहा है? कोई मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह को देख लेना, आपको और अच्छे से चीज़ें पता चल जाएंगी। तो इसलिए क्यों क्यों किया जाता है सब चीज़ें? इससे क्या होते हैं? भावनाएं वो पता चलती है। जैसे कोई इंसान बहुत जोर जोर से ऐसे गुस्से से एकदम रौद्र रूप धारण किए बोल रहा था, मतलब गुस्से में आपको समझा, धीरे धीरे प्रेम पूर्वक चीज़ों समझा रहा है, तो समझा आपके प्रति वो अफेक्शन दिखा रहा है। तो यही होता है, लोगों की रुचि बनाई रहती है इन सब चीज़ों से। आप थोड़े से मतलब ऐसे बोरिंग हो रखे और किसी इंसान ने जोर से बोलकर चीज़ों को समझाया, आप अचानक से एक्टिव हो गए। समझ में आ गया? तो यही होता है टोन मॉड्यूलेशन का फायदा। अच्छा भाषण कहाँ से शुरू होता है? तो अच्छा भाषण कहाँ से शुरू होगा? प्रभावशाली ओपनर से। प्रभावशाली ओपनर से मतलब कोई भी जब व्यक्ति उसको जो बोल रहा है भाषण देगा तो उसके जो स्टार्टिंग की जो स्टार्टिंग की 5-10 लाइनें वही जो क्या होते हैं माहौल जमाने में, अपने तो माहौल सेट कर दिया, माहौल जमा दिया, तो वही काम आती हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। समझ में आ गया? जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था तो उसने पहला शब्द यही कहा था, मेरे प्रिय देश के भाइयों और बहनों। तो ये जो शब्द है वो पूरी दुनिया को क्या गए थे? छू गए थे, सारी दुनिया को मोहित कर लिया था। तो यही होता है, जब आप स्टार्टिंग के जो शब्दों का बहुत बेहतर तरीके से प्रयोग करोगे तो आपका भाषण है वो क्या होगा? बहुत अच्छा माना जाएगा। आपका आगे भी वो भाषण है धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ने लग जाती फिर।
वॉइस प्रोजेक्शन किसके लिए जरूरी होता है? तो वॉइस प्रोजेक्शन का मंच पर स्पष्टता के लिए, मतलब जब आप अपनी आवाज़ है उसको क्या करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, लोगों को बताते हो, तो ये किससे संबंधित होता है? मंच पर स्पष्टता को दिखाने के लिए इसका वॉइस प्रोजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, ताकि चीज़ें आपको स्पष्टता से सही से चीज़ों को बता दिया जाए। अगले वाला प्रश्न है मिरर प्रैक्टिस है वो किससे संबंधित होती है? तो मिरर प्रैक्टिस है किससे संबंधित होती है? व्यक्तित्व से, मतलब भाषण वगैरह का जो आप प्रैक्टिस करते हो उसमें। अब क्या होता है, देखो मैंने भी एक दिन पहले अपने पिछली क्लास ली थी ना, यूनिट पार्ट नंबर जो शायद 3rd होगा उसका, वो ली थी। उसमें मैंने बताया था अगर आपको आपका भाषण की प्रैक्टिस करनी है, आपको इंटरव्यू के लिए जाना है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना चाहिए, एक पैसेज लेना है, उसको अच्छे से याद कर लेना है, फिर उसको मिरर के सामने जाइए और मिरर के सामने जोर थोड़ी अच्छी सी आवाज में क्या करना आपको, वो शब्दों को बोलना है। तो इससे क्या हो जाएगा, उससे आपका जो मजबूत है, जो आपकी कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस भी आएगा, और जो आपकी वोकेबलरी है वो भी मजबूत होगी, और आपका शब्दों का उच्चारण है वो भी बेहतर होगा। समझ में आ गया आपको? तो ये किससे होती है? व्यक्तित्व अभ्यास से संबंधित होती है, वक्तत्व अभ्यास से संबंधित होती है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो कोई भी चीज़ है उस पर आप कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हो? बार बार अभ्यास और तैयारी से। तो अगर कोई भी चीज़ पर आपको अभ्यास, आत्मविश्वास बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, कोई किसी भी जैसे आप कोई स्पीच देना चाहते हो, या फिर आप कोई भी लोगों के बीच में जाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हो, समझ में आ गया? आपका भाषण है कहीं पर तो, और इंटरव्यू है, तो इन सब चीज़ों पर अगर आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हो तो क्या करोगे? बार बार आपको अभ्यास करना होगा। उस टॉपिक को पहले अच्छे से करो, मजबूत करो, और साथ के साथ क्या करते रहो, तैयारी भी उस सब चीज़ों से करते रहो, मॉक देते रहो उन सब चीज़ों से संबंधित। 45 नंबर प्रश्न है वक्ता के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या होता है? तो वक्ता के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या होता है? सुनना और सही समय पर बोलना। तो जो वक्ता होता है, जो एक्सप्रेसिव होता है, वो क्या करता है? सही समय पर सुनेगा, सुनता है और फिर बोलता है। मतलब क्या होता है, जो वक्ता होता है ना, जो अच्छे स्पीकर होते हैं, वो सुनना बहुत जरूरी है। आप जीवन में जब लोगों को सुनना शुरू करोगे तो भी तब आप अच्छा क्या बनो, स्पीकर बन पाओगे। ये कहा जाता है ना, पहले आप अच्छे लिसनर बनिए फिर आप अच्छे स्पीकर बन पाओगे। क्यों? दुनिया को सुनोगे तो एक तो ये होगा कि आपके पास उन लोगों का अनुभव आपके पास आएगा, उनकी बातें आपके पास आएंगी, समझ में आएगा, क्या पता आपसे कोई बेहतर बोलने वाला उसकी बातें आपके पास आ गई। दूसरी बात क्या होती है, आपके पास एक धैर्य आता है, शब्दों का चयन क्या कर रहा है सामने वाला वो आता है। आप क्या कर सकते हो, अच्छे से सुनोगे तो आप वो बोल रहा है, वो कुछ गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, उससे संबंधित आप वक्त लेकर अपने विचार भी उत्पन्न कर सकते हो। समझ में आ गया? तो यही होता है, सुनना बहुत जरूरी है अच्छे वक्ता होने के लिए, और सही समय पर बोलना भी जरूरी है, वरना कोई महत्व नहीं रह जाएगा अगर सही समय पर अपनी चीजों को नहीं बोला तो। पब्लिक स्पीकिंग में फिलर वर्ड्स का प्रयोग क्यों टाला जाता है? क्यों टाला जाता है? स्पष्टता बनाए रखने के लिए। समझ में आ गया आपको? ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना होता पब्लिक स्पीकिंग में जो क्या होगी, मतलब ऐसे जिसमें सस्पेंस बन गया, तो नहीं करना ऐसा। क्यों? क्योंकि सस्पेंस बन गया तो कोई समझ ही नहीं पाएगा कि क्या बोलकर चले गए आप, अस्पष्टता रह जाएगी। तो स्पष्टता बनाए रखने के लिए फिलर वर्ड का कभी भी यूज में नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैं वहां डैश कर रहा था, अब क्या पता क्या डैश कर रहा था, समझ में आ गया ना? ऐसा शब्दों का प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। इफेक्टिव कंक्लूजन किसका संकेतक होता है? भाषण समापन का। तो कोई भी चीज का कंक्लूजन होगा जब लास्ट में बताते हो कि भाई अंत में इस चीज का यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें अगर अच्छे से अगर अपन कॉलेज की परीक्षा की तैयारी करके जाएंगे तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो ये क्या अंत की चीजें बताई जा रही है, लास्ट में मैंने सारी चीज बताने के बाद में। तो क्या होगा, इससे क्या पता चलता है कि भाषण अब वो क्या होने वाला है, समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा है। 48 नंबर प्रश्न की बात करूं, ऑडियंस एंगेजमेंट कैसे किया जाता है? तो ऑडियंस होती है ना आपको, उसको एंगेज कैसे किया जाता है? प्रश्न पूछकर कर सकते हो, उदाहरण देकर कर सकते हो, और कहानियों से आप ऑडियंस को एंगेज कर सकते हो। तो सही आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछकर, उदाहरण देकर और कहानियों के माध्यम से, अलग अलग ये विधाएं होती हैं, इनका प्रयोग करके आप ऑडियंस है उसको एंगेज कर सकते हो। 49 प्रश्न है वक्तत्व की तैयारी के लिए कौन सी आदत सबसे ज्यादा लाभदायक होती है? तो जो स्पीकिंग होती है उसमें आपको कौन सी आदत सबसे ज्यादा लाभदायक होती है? अभ्यास। चीजों का बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका वक्तत्व वो सुधरता चला जाएगा। जब वक्ता मंच पर भूल जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे शांत रहना चाहिए और दोबारा से चीजों को शुरू करना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि बता दिया हो मैं एकदम नर्वस हो गया, नहीं, थोड़ी सी देर के लिए कूल डाउन हो और फिर चीज़ों सोचो कि मैंने पिछली बार क्या हो, या कोई नए टॉपिक पर भी आप स्विच कर सकते हो, लेकिन बहुत ही रिलेवेंटली, आप किसी को पता नहीं चले कि आप चीज़ों को भूल गए हो, उससे रिलेटेड बातें करना शुरू कर दो।
तो यही होगा, जब आप मंच पर भूल जाओ तो आपको ये सब क्या करना होता है, नर्वस नहीं होना है, आपको शांत रहना और दोबारा चीज़ों को शुरू कर देना है। तो ये तो था आपका प्रभावी हिंदी लिखन से संबंधित जो अगला पार्ट। इसमें लगभग मैंने चीज़ों को रिवाइज करवा दिया आपको। बाकी के पार्ट देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर देख लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर PDF पड़ी हुई है, वो जाकर जरूर से पढ़ लेना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका पेपर होने वाला है प्रभावी हिंदी लेखन। उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपके सामने। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। पहली यूनिट है, उससे शुरू करेंगे। आपको पता है हमारी वीडियो का यही कॉन्सेप्ट रहता है कि मैं MCQ भी कराता हूँ प्लस थ्योरी भी कराता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, पूरा का पूरा बता रहा हूँ। PDF का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको। MCQ का वीडियो क्लासेस और देखना चाहते हो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का। अन्य वीडियो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, यूनिट फर्स्ट का। लेखन कौशल की मुख्य विशेषता क्या होती है? व्हाट इज़ द मेन नेसेसिटी ऑफ द राइटिंग स्किल? तो लेखन कौशल की मुख्य विशेषता क्या होती है? कम्युनिकेशन करना, क्या करना, संचार करना है, वो सबसे मुख्य विशेषता होती है आपके सामने लेखन कौशल की। तो सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। लेखन कौशल है वो मुख्य विशेषता होती है आपके सामने लेखन कौशल की। 2 नंबर प्रश्न की बात करें, लेखन कौशल किस प्रकार के संचार से संबंधित होता है? तो लेखन कौशल किस प्रकार के संचार से संबंधित होता है? इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा। रिटर्न प्रकार के जो लेखन होता है उससे संबंधित होता है, मतलब लिखोगे उसी से संबंधित तो वो कौशल होगा ना। राइटिंग स्किल किससे रिलेटेड होगा? राइटिंग स्किल्स, राइटिंग से संबंधित ही होगा आपके सामने। लेखन कौशल का विकास किस बात पर निर्भर करता है? तो लेखन कौशल है वो किस बात पर निर्भर करता है? तो आप एक बात बताओ, आप अपनी राइटिंग सुधारना चाहते हो, आप एक राइटर बनना चाहते हो, अच्छा तो कैसे बनोगे? आप बार बार अभ्यास कर कर ही तो बनोगे। आप एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हो तो कैसे बनोगे? बार बार अभ्यास करके बनोगे। तो यही है, अगर आप नियमित अभ्यास करते रहोगे तो आपका लेखन कौशल वो बेहतर होता चला जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। नियमित अभ्यास करते रहें, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, इससे आपकी जो राइटिंग स्किल है वो धीरे धीरे टाइम के साथ डेवलप होती चली जाएंगी। 4 नंबर प्रश्न की बात करें, लेखन कौशल का क्या उद्देश्य होता है? व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग स्किल इज? तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है राइटिंग स्किल का? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके सामने, टू क्लेरिफाई द आइडियाज़। तो अपने जो विचार है उनको स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखना, वही क्या होता है लेखन कौशल का एक उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। समझ में आ गया? जैसे आप क्या करते हो, जैसे आप राइटर बनना चाहते हो, न्यूज़पेपर पे जो लिखते हैं, अब वो देखो वो कितने पॉपुलर हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उन्हें क्या लिखना है, उनका जो ऑडियंस है वो क्या देखना चाहती है। कंटेंट राइटिंग हो गई, ब्लॉग राइटिंग करते हैं, या फिर ये समझ लो इंस्टाग्राम पे जो रील बनाते हैं उससे पहले भी तो उसके बारे में कंटेंट लिखा जाता है। तो उन्हें पता है कि क्या लिखना है जो मार्केट में वायरल हो सकता है। तो यही है। और वो कैसे लिखेंगे? एकदम आपके सामने इजी लैंग्वेज में अगर वो चीज़ें बता पाएंगे तभी वो चीज़ें क्या हो पाती हैं, वायरल हो पाती हैं। तो यही है, लेखन कौशल का यही उद्देश्य होता है कि वो अपने विचारों को स्पष्ट ढंग से दूसरों को बता पाते हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करें, लेखन कौशल में शुद्धता का क्या अर्थ होता है? एक्यूरेसी इन द राइटिंग स्किल मीन्स, तो राइटिंग स्किल के अंदर एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है? आप सही वर्तनी और व्याकरण का उपयोग करते हो। तो जो राइटिंग स्किल होती है उनमें एक्यूरेसी कैसे होगी? तो कैसे होगी? जब आप एकदम करेक्ट स्पेलिंग का यूज़ करोगे। समझ में आ गया? ऐसे नहीं कि जैसे मैं आपको बात बताऊं, आपने कोई लेटर लिखा अपने प्रिंसिपल सर को और उसमें 1-2 गलतियां कर दी, तो क्या होगा? आपके प्रिंसिपल सर सुबह ही बुला के आपके 2 चट्टू मारेंगे, 2 थप्पड़ मारेंगे कि क्या लिखता है, एक तो मेरे को लेटर दे रहा है, मुझे गलत लिख के दिखा रहा है। तो यही चीज़ है। तो लेखन कौशल में आपको एक्यूरेसी लाने के लिए क्या करनी पड़ेगी? ग्रामेटिकली चीज़ों को सही करना पड़ेगा और स्पेलिंग उसमें सही लिखना पड़ेगा। प्रिंसिपल सर को लेटर लिखा और प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत लिख दी तो आप मार खाने का काम कर रहे हो ना। तो यही वाली चीज़ है, इसलिए अपनी क्या करो, स्पेलिंग सुधारो उसमें, और ग्रामर है उसको भी इम्प्रूव करते चले जाओ। लेखन कौशल के अंतर्गत क्या आता है? व्हाट कम अंडर द राइटिंग स्किल? तो राइटिंग स्किल के नीचे क्या आता है भाई? लेखन कला में क्या आता है? आपने स्कूल में पत्र लिखा होगा, लेटर लिखा होगा, ऐसे राइटिंग, निबंध लेखन भी किया होगा, रिपोर्ट लिखना। तो जो भी चीज़ें लिखने से संबंधित होती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि यही ऑप्शन आए, डिफरेंट ऑप्शन भी आ सकते हैं। तो यही है, जो आपको इनसे संबंधित ऑप्शन दिखे उसको करेक्ट करके आ जाना आपको। अगले वाला प्रश्न है, लेखन कौशल का सामाजिक उद्देश्य क्या होता है? व्हाट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइटिंग स्किल? तो अगर आप कोई राइटिंग स्किल कर रहे हो, कोई भी टॉपिक से संबंधित राइटिंग कर रहे हो, तो उसका सामाजिक उद्देश्य क्या है? जैसे कि
आए एक समाज पत्र, सुबह सुबह दैनिक भास्कर आता है, द हिंदू आता है, राजस्थान पत्रिका, जो भी अखबार पढ़ते हो उस पर जो राइटर लिखता है, संपादकीय लिख रहा है, या फिर आपके गांव की कोई न्यूज़ थी खड्डों से संबंधित, पानी नहीं है आपके गांव में आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा, बिजली से संबंधित कोई न्यूज़ है, तो उस न्यूज़ है, वो न्यूज़ लोग कैसे पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, क्योंकि उनका जो सामाजिक जो आपका मुद्दा था भाई, आपके लाइट नहीं आ रही थी, वो सामाजिक मुद्दा था, वो सब लोगों तक पहुँचे। और वो कब पहुँचेगा, जब आपको पता है गांव में ऐसा व्यक्ति भी पढ़ रहा है जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, समझ में आ गया, ऐसा व्यक्ति पढ़ रहा है जो बहुत एकदम इंटेलिजेंट टाइप का व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति भी पढ़ता है जो अनपढ़ है, जो दूसरों की बातें मतलब उसके पास बैठा हुआ पढ़ रहा है और वो सुन रहा है तो समझ रहा है, समझ में आ गया ना आपको। तो उसे इस प्रकार से चीज़ों को लिखना होता है कि हर व्यक्ति समझ सके। एकदम यहाँ ऑक्सफोर्ड टाइप की वोकेबलरी लिख दी खतरनाक तरीकों में, था इंडिया टीचर भारी भारी शब्दों का उपयोग करी ऐ कि सब लिख दे, तो फिर तो थालो दादो तो कहीं समझ जाओ, यही चीज़ है ना, थे कौन समझ पाओ। तो समाज में संचार करना मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग करो जिससे समाज का हर व्यक्ति है वो संचार को समझ सके, हर भाषा को समझ सके। अगले वाला पॉइंट है, लेखन कौशल विकसित करने का प्रमुख साधन क्या होता है, व्हाट इज़ द मेन टूल टू डेवलप द राइटिंग स्किल। तो आपके सामने जो राइटिंग स्किल होती हैं उनको डेवलप करने का सबसे मेन स्किल कौन सी होती है इसमें से। तो अगर आप अपनी लेखन कला को बेहतर करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको पढ़ना सीखना होगा और लिखना। तो पढ़ना, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, ग्राउंड पे लोगों से मिलोगे, तो इससे क्या होता है, आपकी समझ बढ़ती है चीज़ों को लिखने के प्रति। भाई प्रेमचंद को पढ़ा तो आपको पता चला कि ग्रामीण परिवेश के बारे में क्या है, तुलसीदास के बारे में, तुलसीदास के बारे में पढ़ा तो आपको पता चला कि आपको भक्ति के बारे में चीज़ें किस प्रकार से लिखी जाती हैं। तो आपको एक बिग ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलता है लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में आपको और ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। तो यही है, आपको पढ़ना और लिखना चाहिए, आपको लेखन कौशल सुधारना है। तो और सिर्फ लेखन कौशल के लिए नहीं, जीवन में अगर आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़िए। अगर आपको लगता है किताबें पढ़ना बहुत बोरिंग काम, तो लोगों से मिलिए, लोगों से अनुभव करिए जीवन को, तब भी आप बेहतर और बेहतर कर सकते हो चीज़ों को। लेखन कौशल में रचनात्मकता का क्या अर्थ है, क्रिएटिविटी इन द राइटिंग मीन्स। तो जो क्रिएटिविटी होती है कोई भी लेखन में, उससे संबंधित क्या होता है, मौलिक अभिव्यक्ति, ओरिजिनल एक्सप्रेशन। तो एक बात देखो, आपने क्या किया, आपने कहीं से लिखवा लिया, किसी इंसान से लिखवा लिया, या फिर एकदम मशीन की भाषा में आपने गूगल से कॉपी पेस्ट कर दिया, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में? नहीं। एक आपका गांव का कोई एक थारो दादो कोई कहानी सुना, मान लो थी, समझ में आ गई, बाई कहानी थे, कंप्यूटर को सुनो दिया था, स्वाद आओ कोई नहीं आओ ना, थार दादो पूरा एक्सप्रेशन देगो रैया एकदम बताओ के बताऊँ भाई जी, यहाँ की बात हुई ही, समझ रहे हैं, उसमें रियलिटी आती है, उसमें भावनात्मक जुड़ाव आता है, उसमें कुछ वो बातें होती हैं जो कहीं पर नहीं मिलती हैं आपको। हर इंसान के अंदर कुछ क्रिएटिविटी होती है ना, तो वही बात है, लेखन कौशल में भी क्रिएटिविटी जब भी आएगी जब आप अपने मौलिक, आपके खुद की भावनाओं को आप एक्सप्रेस करोगे, दूसरों के करोगे तो मौलिकता नहीं आएगी। तो लेखन कौशल जब भी बेहतर होता है जब आप ओरिजिनल कंटेंट को लिखते हो। अगले वाला प्रश्न है, लेखन कौशल की आवश्यकता विशेषकर किस क्षेत्र में आती है, वेयर इज द राइटिंग स्किल स्पेशली रिक्वायर्ड। तो कहाँ पर जरूरत होती है, शिक्षा क्षेत्र में भी जरूरत होती है, पत्रकारिता में और प्रशासन में भी जरूरत होती है। तो उपयुक्त सभी क्षेत्रों में आपके सामने लेखन कौशल की आवश्यकता होती है। प्रभावी लेखन का क्या लक्षण होता है, ए फ्यूचर ऑफ द इफेक्टिव राइटिंग इज। तो क्या फीचर होता है इफेक्टिव राइटिंग, बढ़िया राइटिंग लिखने का, स्पष्टता, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से, क्लियर तरीके से लिख रहे हो तो उससे आपका जो लेखन कला वो और बेहतर होती चली जाती है। 12 नंबर प्रश्न की बात करूं, लेखन कौशल की व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग स्किल। तो लेखन कौशल जो आप लिख रहे हो उसका जो पर्सनल लेखन का व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना। मतलब आप किसी भी टॉपिक पे लिख रहे हो तो क्या करोगे, जैसे कि आपके अपने गांव में पानी नहीं आ रहा था और आपने कोई पत्र लिखा, तो उसमें क्या लिखोगे, आपकी खुद की भावनाओं पे लिखोगे कि साहब 10 दिनों का मन ने डेली गड्डी भर के लेके आना पड़ रहे हैं, वो भी 2 किलोमीटर दूर हूँ। समझ में आ गया, मतलब गड्डिया मतलब हमारे जो हमारे साइड में मटके को बोलते हैं, तो 2 किलोमीटर से मुझे हर रोज़ मटका भर के लेकर आना पड़ रहा है। समझ रहे, ऐसी भावनाएं कब आएंगी, जब आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुके हो, अपनी मौलिकता आपकी भावनाओं में देखने को मिलती है। लेखन कौशल का विकास किस चीज़ से बाधित होता है, व्हाट हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल। तो किस चीज़ से बाधित होता है, जब आप गलत आदतों को अपना लेते हो, गलत विचारों को पढ़ते हो, गलत चीज़ों को सुनते हो। एक छोटा सा
चीज़ बताऊं, आप अपने आप पहले आप शब्द नहीं बोलते थे कुछ किसी भी चीज़ पर, आप अपने कुछ ऐसे दोस्तों से मिले, कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिले, उनको उनके दैनिक जीवन में वो हर रोज़ अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, थोड़े से दिनों बाद में आप भी अपने विचारों में अब शब्द आने शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाते हैं, वो एक इंस्टिंक्टिव प्रोसेस होती है। तो यही है, वही चीज़ें अब आप लिखने बैठोगे तो वही चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, गलत चीज़ें। तो ये है, गलत आदतें अगर सीख लेते हो तो आपकी जो मौलिकता है वो भी खत्म होती है और आपके विचार भी वैसे ही बन जाते हैं। लेखन कौशल किस भाषा से सबसे अधिक जुड़ा होता है? राइटिंग स्किल इज मोस्ट रिलेटेड टू विच लैंग्वेज? तो लेखन कौशल सबसे अधिक किस भाषा से जुड़ा होता है? सही आंसर क्या होगा? ग्रामर से। ग्रामेटिक होता है उस चीज़ से सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रामर से। क्यों? जितना बेहतर ग्रामर लिखते हो, क्योंकि ग्रामर कोई भी एक मतलब जिस तरीके से एक आभूषण की तरह होता है, आभूषण को पहनने के बाद में व्यक्ति की सुंदरता निखर जाती है ना, उसी तरीके से लेखन में अगर आप ग्रामर अपनी बेहतर कर लेते हो तो उसी तरीके से आपका लेख वो बेहतर बन जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, लेखन कौशल में प्रगति का मुख्य सूचक क्या है? मेन इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस इन राइटिंग स्किल क्या है? शब्दावली। मतलब आप शब्दावली क्या होता है? शब्दों का चयन करना। सारा खेल ही शब्दों का है। किसी भावना को बताने के लिए आप किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हो, वही क्या होता है? आपकी शब्दावली होती है। जितनी बेहतर शब्दावली का प्रयोग करोगे उतने ही अच्छे से समझोगे। मैं आपको एक बात बताऊं, आपके दो दोस्त हैं, मतलब आपका एक दोस्त है, एक आपसे कम बनती है और एक से आपके दोस्त की अच्छी बनती है। तो सोचो, आप एक व्यक्ति है जिसके आपसे उस इससे लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि आप उसके पास जाते हो, आपको ऐसे लगता है अरे क्या बोल रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति है जो अगर कुछ गलत बात भी बोले तो आपको सही लगता है, वाह क्या बात बोली। तो शब्दों के चयन का ही तो फर्क है ना। तो यही है, शब्दावली आपकी जितनी बेहतर होगी आप उतने ही विशिष्ट वक्ता बन पाते हो, उतने ही विशिष्ट लेखक बन पाते हो। तो अपने शब्दावली को बेहतर बनाना चाहिए आपको। 2 नंबर प्रश्न की बात करें, पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द लेटर राइटिंग? तो क्या मेन पर्पज होता है लेटर राइटिंग का? सही आंसर क्या होगा इसमें से? आपका संवाद स्थापित करना। मतलब आप किसी के साथ पत्र लिख रहे हो तो पत्र तो आप सोचो, आप अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हो, आपकी फ़ोन वगैरह पे बात नहीं हो सकती, उसके पास फ़ोन में लड़ाई हो गई, घर में पता चल गया फ़ोन नहीं है उसके पास, और आपने क्या किया? पत्र लिखा। तो पत्र क्यों लिखा? क्योंकि आप उसके साथ संवाद करना चाहते हो। आपके सारे संवाद के माध्यम खत्म हो चुके थे, कम्युनिकेशन के सारे माध्यम खत्म हो चुके थे, तभी आपने पत्र लिखना शुरू किया। फॉर्मल लेटर किस श्रेणी में आता है? टू होम इज ए फॉर्मल लेटर यूजुअली राइटिंग? तो किस चीज़ को लिखा जाता है? मैंने आपको बहुत बार बताया, पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। टू होम इज ए फॉर्मल लेटर यूजुअली राइटिंग? तो किसको लिखा जाता है फॉर्मल लेटर? है वो संस्था और अधिकारी को लिखा जाता है। फॉर्मल लेटर वो किसको लिखा जाता है? कोई संस्था या अधिकारी को लिखा जाता है। तो पत्र 2 प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक अपने दोस्तों को लिख रहे हो, अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, और किसी खास मित्र को लिख रहे हो। समझ गए? खास मित्र को, उसको लिख रहे हो। औपचारिक पत्र कौन से हो गए? नाम आ गए औपचारिकता, मतलब किसी संस्था को, किसी अधिकारी को, किसी अपने से बड़े व्यक्तित्व को लिख रहे हो, जिसमें आप किसी भी व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, उसी को फॉर्मल लेटर के नाम से जाना जाता है। समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले विस्तृत विवरण किस श्रेणी में आता है? ए डिटेल्ड अकाउंट पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर बिलोंग टू विच कैटेगरी? तो किस कैटेगरी से करता है? रिपोर्ट से। तो रिपोर्ट आते हैं ना कि ये देखो ग्राउंड रिपोर्ट, यहाँ के जयपुर में हुई एक बहुत ही विशिष्ट वारदात, तो ये क्या बोलते हैं? ग्राउंड रिपोर्ट बोला जाता ना। तो वो क्या होती है? रिपोर्टिंग होती है। लेखक कहानी का मुख्य अंग क्या है? व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ द स्टोरी राइटिंग? तो क्या होता है स्टोरी राइटिंग का मेन एलिमेंट? कैरेक्टर और प्लॉट, मतलब पात्र और कथानक है। कोई भी स्टोरी होती है उसमें क्या होता है? एक एक्टर हुआ है और एक कहानी चल रहा है। एक्टर का जीवन में क्यों गो कि उसकी मम्मी बीमार हो गई, फिर वो हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में ओके बेर फट्यो कि हॉस्पिटल तो कोई का नाम हो रहा है, कुछ ऐसी जीवन में कुछ घटनाएं हो जाएंगी। तो एक पात्र होता है और एक कथानक। कथानक क्या होता है? प्लॉट होता है, और उसके आसपास जो कहानी चलती रहती है। समझ में आ गया आपको? तो कहानी के यही मुख्य अंग होते हैं। फीचर लेखन का स्वरूप क्या होता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ फीचर राइटिंग? तो फीचर राइटिंग का क्या होता है? सूचनात्मक मनोरंजन। तो कैसा होता है फीचर लेखन में? आप लोगों को फीचर में चीज़ें बताते हो तो कैसा होता है? तो सूचनात्मक व मनोरंजन टाइप का जो कंटेंट होता है उसको फीचर लेखन के रूप में जाना जाता है। जैसे आपको कॉमेडी वाले जो आपके आसपास के जो आप कॉमेडी कंटेंट देखते हो ना, वो फीचर लेखन में उसको जोड़ सकते हो आप। पत्र लेखन में सबसे पहले क्या किया जाता है? तो पत्र लिखते हो, मैंने पत्र लिखना आपको इंग्लिश के पेपर में सिखाया भी था कि उसमें मैंने बताया था ना, डेट लिखो, डेट लिखो। किसमें? सेंडर्स एड्रेस के नीचे हमेशा डेट लिखी जाती है। तो क्या आता है? पता व तारीख है वो हमेशा लिखा जाता है। बताया ना, सेंडर्स एड्रेस, फिर नीचे
डेट लिखी जाती है। रिपोर्ट लेखन किसके लिए उल्लेखनीय अनिवार्य होता है? व्हाट इज द मैंडेटरी इन द रिपोर्ट राइटिंग? तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या अनिवार्य होता है? सही आंसर क्या होगा? स्थान, समय, स्थान और घटना है वो अनिवार्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। 8 नंबर प्रश्न की बात करें, कहानी लेखन का आरंभ किससे होना चाहिए? व्हाट शुड ए स्टोरी बिगिन? तो कोई भी कहानी है वो किस चीज़ से शुरुआत होती है? तो कहानी का शुरुआत हमेशा रोचक तथ्यों से होता है। मतलब कहानी अया तो आज को नहीं की अया की कहानी लिखी है कि बस चलने ही जा रही है, चलने ही जा रही है, चलने ही जा रही है, खत्म ही कोई नहीं हो रही थे। थारो इंटरेस्ट खत्म हो गो लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई तो थे पढ़ोगा कदे कौन पढ़ोगा। कहानियाँ हैं कि होनी चाहिए कि आदमी जल्दी से पढ़ ले और उन मजा आ जा। समझ में आगो? जहाँ इंस्टाग्राम की रील होगी जो मजो थान 30 सेकंड में दे दे है, 60 सेकंड में दे दे, वो थान यूट्यूब को 1 घंटा वीडियो कौन देखा। और आजकल तो लोग मूवी भी कौन देखी। समझ में आ गया ना आपको? तो यही है कहानी लेखन क्या होती है? रोचक घटनाओं पे होती है। और उसमें घटनाएं कैसी ली जाती हैं? शॉर्ट, स्वीट और रोचक, जो इंटरेस्टिंग हो, जिससे आपका जुड़ाव हो उस चीज़ से संबंधित। फीचर लेखन का मुख्य गुण क्या होता है? व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ फीचर राइटिंग? तो फीचर राइटिंग करोगे तो उसमें क्या मुख्य गुण होता है? तो सरल भाषा का उसमें उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाएगा फीचर राइटिंग में? एकदम इजी टाइप की जो लैंग्वेज है, एकदम सरल भाषा, उसका उपयोग होता है उसके अंदर। अगले वाला प्रश्न है, पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ लेटर आर देयर? तो पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के पत्र लेखन आपको देखने को मिलते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर है वो देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। रिपोर्ट लेखन का क्या उद्देश्य होता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्ट राइटिंग? तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है? आप कोई भी रिपोर्ट लिख जाओ, आप थारा गांव में पानी को नहीं आयो तो थारा गांव का बारे में बताओ। ई गांव में इतना दिनों पानी को नहीं आयो, ये टैंकरों गिरा रहे हैं, गांव का ग्रामीण परेशान है, यो गांव ई तहसील का नीचा रहा है, इस जिला का नीचा रहा है। तो यह कहीं सारा फैक्ट ही ना, तथ्य तो ही ये सारी चीज़ें। तो ये क्या होता है? रिपोर्ट राइटिंग में हमेशा तथ्यों की बात की जाती है। कहानी लेखन में क्लाइमैक्स का क्या अर्थ होता है? हाउ डज द क्लाइमैक्स इन स्टोरी राइटिंग मीन्स? तो क्या होता है क्लाइमैक्स? पीक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो कोई भी घटना होती है उसका सबसे चरम बिंदु। जठे थान सब ज़्यादा अँ हो जाए कि ओहो आ घटना कहीं होगी रे, जठे थान यह फीलिंग आ जाना कि ओहो ये कैसे हो गया, तो उसमें से आपको क्या बोला जाता है? क्लाइमैक्स बोला जाता है। कोई भी स्टोरी होती है उसका सबसे पीक पॉइंट, सबसे घटना का चरम बिंदु, उसी को क्या कहा जाता है? क्लाइमैक्स के नाम से जाना जाता है। तो जठे समझ लो कि कोई आपका कोई एक्टर हो सलमान खान। अब सलमान खान को यहाँ की जिंदगी में कोई यहाँ की घटना हुई कि सलमान खान जय कुर्सी पर बैठे हो, थिएटर में आगो इंटरवल, समझो, तो वही क्लाइमैक्स है। फीचर लेखन प्राय कहाँ प्रकाशित होता है? व्हाट वेयर आर द फीचर्स यूजुअली पब्लिश? तो कहाँ पर होते हैं फीचर लेखन? कहाँ पे होता है? अखबारों और पत्रिकाओं में। तो अया कौन सुनोगे थे आजकल कि अखबारों से आपको नहीं समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा आपको कहाँ समझ आया। यूट्यूब पे कौन देखो थे कि जहाँ मान लो 2 बड़ा यूट्यूबर मान लो थे, जहाँ थारा कॉमेडी देखो थे, एक बड़ा यूट्यूबर दूसरा बड़ा यूट्यूबर से मिलकर क्या कर रहे हैं? वीडियो बना रहे हैं, तो वो भी फीचर में ही आवा है। समझ में आ गया? लेकिन अब वहाँ पे यूट्यूब वगैरह तो आएगा नहीं पेपर में, तो आपको क्या आएगा? अखबार और पत्रिकाओं में फीचर राइटिंग है वो देखने को मिलता है। औपचारिक पत्र में विषय कहाँ लिखा जाता है? तो पते के नीचे मैंने बताया ना, पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर टू और फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है। और सब्जेक्ट में क्या लिखा जाए? समस्या क्या है भैया जी, आपको वही लिखा जाता है। तो पते के नीचे हमेशा क्या लिखा जाता है? आपको औपचारिक पत्र उसका विषय लिखा जाता है। रिपोर्ट लेखन में कौन सा गुण आवश्यक है? व्हाट क्वालिटी इज एसेंशियल इन रिपोर्ट राइटिंग? तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या चीज़ आवश्यक होती है? सही आंसर क्या होगा? वस्तुनिष्ठता है। उस कंटेंट में वस्तुनिष्ठता का होना बहुत ज़्यादा जरूरी, ऑब्जेक्टिविटी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अब बात करेंगे अपन यूनिट नंबर 3 की। तो कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कशॉप? तो क्या होता है? स्किल डेवलपमेंट। अब थे आया कौन सोचो कि या भी PMKYC की योजना चल रही है, प्रधानमंत्री स्किल रोजगार से योजना से संबंधित, बात भी यही है। उनमें क्या कर जाता है? कौशल सिखाया जाए, कोई स्किल सिखाया जाए। अब जाए थान घर का टाबर प्रणाम थान कौन सा स्किल सिखाए? लावणीकरण को स्किल, खेती करने को स्किल, तो यो भी स्किल ही है। समझ में आ गया ना? तो और अगर आप घर पे कोई काम करते हो, आपका बिजनेस है, तो वो आपने सीखा, तो वही हो गया, वो क्या स्किल है। तो घर का की बात कार्यशाला है। समझ में आ गई आपको? घर क्या है? कार्यशाला। और वहाँ पे आपने क्या सीखा? खेती करना सीखा, आपका कोई बिजनेस है वो करना सीखा, तो वो क्या है? कार्यशाला है। और थार दोस्त वाली कार्यशाला की है कि कौन सी ID पर आजकल बढ़िया रील कठी चल रही है, वह भी इसके लिए। कार्यशाला का स्वरूप प्राय कैसा होता है? व्हाट आर द जनरल नेचर ऑफ वर्कशॉप? तो कोई भी वर्कशॉप होती है, कार्यशाला होती है, उसकी नेचर कैसा होता है?
व्यवहारिक प्रैक्टिकल होता है। तो कार्यशाला में आपको अब थारा घर कहीं पर एकदम प्रैक्टिकली तो चीज़ समझाई, चाल बेटा मैं सिखा देसू तन लाव नहीं करना, तन ताव को नहीं, प्रैक्टिकली सिखा रहे ना। तो कार्यशाला में चीज़ें कैसे सिखाई जाती हैं, एकदम वास्तविक, व्यवहारिक और प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाया जाता है। उच्चारण अभ्यास का क्या उद्देश्य होता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द प्रोनाउंसिंग प्रैक्टिस। तो उच्चारण अभ्यास का क्या होता है, अपनी भाषा को सुधारना। प्रोनाउंस कर करके चीज़ों को सीख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अपनी भाषाओं को इम्प्रूव कर रहे हो, अपनी लैंग्वेज को लगातार आप इम्प्रूव करते जा रहे हो। जैसा बोलोगे वैसा लिखोगे, हैज़ वन स्पीक वंस राइटिंग इज रिलेटेड टू। तो जैसा आप बोलोगे वैसा ही लिखते हो, ये किससे संबंधित होता है, ये आपका संबंधित होता है उच्चारण अभ्यास से संबंधित। अब मैं जैसे मेरी कुछ भाषा में आपको देखें ना, स्कूल को स्कूल बोल दूंगा, कंप्यूटर को कंप्यूटर बोल दूंगा, ऐसे शब्द बोला तो वो लिखने में भी वैसे लिखे जाते हैं, क्योंकि हमारे साइड की भाषा में कुछ मतलब शब्दों का चयन ऐसे होता है, आपकी भाषा में कुछ शब्दों का ऐसे चयन होगा जो गलत प्रोनाउंस करते हैं अपन और उसको गलत ही लिखते हैं। यही भाषा का नियम होता है। क्यों स्कूल लिखोगा पहले तो सोचोगे स्कूल यहाँ, फिर लिखोगा, समझ में आएगा, तो गलत होने के चांसेस रहते हैं वहाँ पर। कार्यशाला में सबसे अधिक महत्व किसका होता है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द वर्कशॉप। तो किसका होता है, सक्रिय भागीदारिता का, एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलता है। आप मान ली लावनी करो तो सक्रिय भागीदारिता तो थाने दिखानी पड़ेगी, थाने भी दंताली लेकर आपको भी क्या उस फसल को काटना पड़ेगा। नहीं काटोगे तो घर वाले वगैरह क्या कर देंगे, शाम को रोटी नहीं मिलेगी भैया जी आपको, समझ आ गया। तो सक्रिय भागीदारिता जरूरी है आपकी उस चीज़ में। उच्चारण अभ्यास का सबसे अधिक लाभ किसको होता है, हु बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द प्रोनाउंस प्रैक्टिस। तो कोई आदमी लगातार प्रोनाउंस प्रैक्टिस करता है तो उसमें सबसे ज़्यादा लाभ किसको होता है, वक्ता को, स्पीकर को। तो भाई सीधी बात है, कोई मंच पर बैठ के बोल रहा है तो उन अपनी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बोलने के लिए, तो उच्चारण भी सुधारना पड़ेगा, नहीं बेटा के निकल जा मुँह कोई गलत शब्द निकल जा। यही है। 7 नंबर प्रश्न की बात करें, कार्यशाला का सबसे अच्छा कैसे समझा जाता है, हाउ कैन ए वर्कशॉप बी बेस्ट अंडरस्टैंड। तो कोई भी वर्कशॉप है, कोई भी कार्यशाला, उसको सबसे अच्छा कब समझा जाता है, अनुभवात्मक शिक्षा, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करते हो तब उस जो कार्यशाला है वो सबसे अच्छी थी। भाई जहाँ थारा घर का ही, अब थाना यहाँ सुबह तो उठो, सुबह आप उठते बता दिया आपको कि बेटा लावनी करते हैं, तब क्या करते हैं, एक दंताली होती है, उससे आप क्या फसल को काटते हो और फिर आप कोई काम के लिए चले गए। हर रोज़ आपको ऐसे समझाया जा रहा है, आपको मज़ा आएगा, नहीं आएगा मज़ा तो, लेकिन आपको लेके गए, आपके हाथों में दी, अब बोले बेटा काट के दिखा, तो आपको क्या हुआ, 2 बार तो आपकी अंगुली कटी, समझ में आया। कभी आपको काटना नहीं है, आप ऊपर से काट रहे हो, कुछ नीचे से काट रहे हो, तो घर वाले आपके आते जाते आपको एक थप्पड़ मार के समझा रहे हैं, हाँ बेटा ढंग से काट, इन काटने को ये तरीको है। तो इससे क्या आपको अनुभव है चीज़ों को, अनुभव हो रहा चीज़ों को। तो यही है सबसे अच्छी कार्यशाला वही होती है जहाँ पे आपको अनुभव देखने को मिलता है, करते जाते हो और सीखते जाते हो चीज़ों को। उच्चारण अभ्यास में किस चीज़ पर विशेष जोर दिया जाता है, व्हाट इज इम्फेसाइज्ड इन द प्रोनाउंस प्रैक्टिस। तो उच्चारण में आप किस चीज़ को सीखते हो, करेक्ट साउंड को, शुद्ध ध्वनि है उसको, उससे रिलेटेड चीज़ों को सीखते हो। तो अब बचपन में आप देखना, आप फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक थे, तब आपको बाहर बैठा दिया जाता था और बैठाकर आपको क्या करते थे, आपको कभी पहाड़े बुलाए जाते थे, आपसे आप टेबल, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए टेबल, कोई चैप्टर उसका प्रोनाउंस करवा दिया जाता था। 4th 5th क्लास में तब आपको खड़ा करके चैप्टर को पढ़ने के लिए बोला जाता था। वो क्यों बोला जाता था, ताकि आपका प्रोनाउंस है वो सुधर सके। कार्यशाला का एक प्रमुख लाभ क्या है, वन मेजर बेनिफिट ऑफ द वर्कशॉप इज। तो कार्यशाला का एक प्रमुख लाभ क्या होता है, टीम वर्क। तो आपकी पूरी टीम जब कार्य करती है तब उससे क्या होता है, जो वर्कशॉप है वो अच्छे से चलती है। तो घर में आप अकेले लावनी करोगे तो आपको मजा आएगा, नहीं आएगा। सारा घर के व्यक्ति काम करने को लग रहे हैं लावनी को, तभी मजा आता ना। और सभी एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तभी क्या कंपटीशन भी होता है कि कौन ज़्यादा कर रहा है, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ या मेरी मदर ज़्यादा कर रही है, मेरे फादर ज़्यादा कर रहे हैं, मेरा भाई ज़्यादा कौन कर रही हो, मेरी सिस्टर कम कर रही है, समझ। तब कंपटीशन भी होता है, मज़ा भी आता है काम करने में। तो टीम वर्क होगी वही कार्यशाला अच्छे से होती है, वही उसकी बेनिफिट भी होता है, ताकि आप सभी लोगों से अलग अलग प्रकार की चीज़ें भी सीखते हो। उच्चारण अभ्यास में रिकॉर्डिंग सुनना किसका उदाहरण है, लिसनिंग टू रिकॉर्डिंग इन प्रोनाउंस प्रैक्टिस इज एन एग्जाम्पल हो। तो किसका होता है, रिकॉर्डिंग सुनते हो तो आपका क्या होता है, जो सर्वे अभ्यास है, ऑडिटरी प्रैक्टिस है, वो सुधरती है। कार्यशाला शब्द का क्या अर्थ है, द वर्ड वर्कशॉप मीन्स। तो क्या कार्यशाला शब्द का क्या अर्थ होता है, श्रम और शिक्षा करना। मतलब आप कार्यशाला में क्या सीखते हो, श्रम करना सीखते हो और उससे आप क्या करते हो, लर्निंग करना सीखते हो। तो आपको वहाँ पर श्रम और शिक्षा है दोनों को सीखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। उच्चारण अभ्यास का सीधा संबंध है, प्रोनाउंसिंग प्रैक्टिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू। तो उच्चारण अभ्यास किससे संबंधित होती है, डायरेक्टली मौखिक
संचार से संबंधित, ओरल कम्युनिकेशन से संबंधित, जिसमें आप सीधा बोलना चीज़ों को सीखते हो, ओरली मौखिक रूप से चीज़ों को बोलना सीख जाते हो। अगले वाला, कार्यशाला में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? व्हाट इज नेसेसरी फॉर सक्सेस इन वर्कशॉप? क्या जरूरत होती है? पार्टिसिपेशन, आपका भागीदारिता बहुत होनी जरूरी है। तो कोई भी कार्यशाला होती है उसको आपको सफल बनाने के लिए, आप उस चीज़ में सफल हो, उस प्रैक्टिस में, कार्यशाला में, तो आपको उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना जरूरी है। नहीं लावणी पूरी क्यों नहीं हो पाओगी ना अच्छे से, तो वही है। उच्चारण अभ्यास में से कौन सा कौशल सबसे अधिक निखरता है? विच स्किल इंप्रूव मोस्ट फ्रॉम द प्रोनाउंसिंग प्रैक्टिस? तो आपको कौन सा उच्चारण अभ्यास अच्छे से निखरता है? बोलने का कौशल है वो अधिक ज़्यादा निखर के आता है। तो कौन सा कौशल बेहतर होता है? आपका बोलने का जो स्किल है वो, इससे चीज़ निखर के आती है। कार्यशाला का उपयोग किस प्रकार की शिक्षा में सबसे अधिक होता है? वर्कशॉप्स आर मोस्ट यूजफुल इन विच टाइप ऑफ लर्निंग? तो कार्यशाला है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल कब होती हैं, किस प्रकार की लर्निंग के लिए होती हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, वो सही आंसर होगा व्यवहारिक शिक्षा से संबंधित। क्यों? आपने लावणी की प्रैक्टिकली चीज़ों को समझा और व्यवहारिक ज्ञान आपको उससे मिलता है। 4 बातें पता चली, आपके घर वाले 4 बातें बता रहे हैं कि मैं हम हमारे आज थारो दादो वो इतनों जल्दी लावणी कर लिया करो, पूछो मत थे, समझ में आ गया ना? 10-10 बीघा 1 किलो कर दिया कर, तो थारा क्यों है 2 ढंग से काम कौन करे जा, समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से आपको चीज़ें व्यवहारिकता का ज्ञान होता चला जाता है। अब यूनिट नंबर 4 की बात करें अपन आपके सामने, तो शब्दकोश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए डिक्शनरी? तो डिक्शनरी का मेन पर्पज क्या होता है? शब्दों के अर्थ और प्रयोग को जाना, टू नो मीनिंग एंड यूजेज ऑफ द वर्ड। तो आपको पता है, आपने बचपन में कभी ना कभी स्कूल के कोई डांस वगैरह, पोएम वगैरह, या क्लास में फर्स्ट आएगा तो आपको स्कूल वाले डायरी जरूर दी होगी आपको, डिक्शनरी। हमारे टाइम तो देते थे, अब आपके टाइम में ट्रेंड चेंज हो गया तो पता नहीं, डिक्शनरी पेन जरूर दी होगी। और डिक्शनरी में आप क्या करते थे, कोई और पहले दिन स्टार्टिंग के 5-10 दिन आपको बड़ा चाव रहा होगा, कोई शब्द नहीं मिला आपको इंग्लिश में, तुरंत देख लिया उसमें जाकर आपने, समझ में? बाद में तो इंसान को इंटरेस्ट नहीं रहता ना। तो यही है, शब्दों और अर्थों का प्रयोग जानना ही शब्दकोश का मुख्य उद्देश्य होता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, डिक्शनरी शब्द का हिंदी रूप क्या होता है? व्हाट इज द हिंदी टर्म ऑफ डिक्शनरी? तो डिक्शनरी का जो हिंदी टर्म क्या होता है? तो कोश के नाम से हिंदी को जो डिक्शनरी होती है उसको जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? कोश के नाम से, शब्दकोश के नाम से जाना जाता है। वर्तनी अशुद्धि का क्या अर्थ होता है? स्पेलिंग एरर का क्या अर्थ होता है? गलत वर्तनी कर रहे हो। जैसे मैं आपको होता है ना, स्कूल को स्कूल बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो? गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हो, वर्तनी आपकी गलत है। वर्ड करेक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वर्ड करेक्शन इज रिलेटेड टू, तो किस लिए? वो आपकी वर्तनी है उसको सुधारने के लिए, आपकी स्पेलिंग इंप्रूवमेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं? वर्ड करेक्शन है उनका उपयोग में लेते हैं। वक्ता कौशल का संबंध किस चीज से होता है? ओरेटरी स्किल इज रिलेटेड टू, वक्ता कौशल का किससे संबंधित होता है? भाषण कला से संबंधित होता है, आर्ट ऑफ स्पीच से संबंधित होता है। तो कोई भी ओरेटरी मतलब बोलने की जो कला होती है उसका क्या होता है? आपकी जो भाषण है, आप नेता देखो, जो नेता लोग होते हैं वो भाषण देखो कितना बढ़िया देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी स्किल है, उनकी लोगों के बीच में रहते हैं, 10 प्रकार की चीज़ें सीखते हैं, फिर उनको अपने अप्लाई करते हैं, और जब बोलने लगते हैं तो उनका कार्य ये रहता है कि वो हर जगह जगह जाकर बोलते रहते हैं। तो उनका क्या जाता है? अभ्यास हो जाता है और भाषण देने की कला वो बेहतर हो जाती है। शब्दकोश का उपयोग किसे सुधारने के लिए किया जाता है? डिक्शनरी का किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो डिक्शनरी का वोकेबलरी, जो शब्द भंडार होती है, उसको सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही वर्तनी वाले शब्दों को, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो किससे संबंधित होता है? शिक्षा से संबंधित जो सही वर्तनी वाले शब्द उनका उपयोग में होता है। स्पीकर शब्द का द मीनिंग ऑफ स्पीकर इज, तो स्पीकर का शब्द का क्या मतलब होता है? तो कितना मतलब होता है? वक्ता होता है, उसी को स्पीकर बोला जाता है। तो वक्ता को क्या बोला जाता है? स्पीकर के रूप में उसको जाना जाता है। वक्तृत्व कौशल का विकास कैसे होता है? ओरेटरी स्किल का डेवलप मतलब आप बोलने वाली स्किल कैसे होती है? बार बार अभ्यास करके और खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। काफ़ी लोगों को, अब मान लो आप थे स्कूल में, आपने, या अभी भी आप इस सिचुएशन में हो सकते हो, आपको क्या किया? आपको सामने जाकर बोलना था, आप सब कुछ याद करके गए, जैसे स्टेज पे गए सब कुछ भूल गए। क्यों हुआ? क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं था। आपके पास ज्ञान तो था, आपने अभ्यास भी किया था घर पे, लेकिन आत्मविश्वास नहीं था आपके पास, इसीलिए आप सब कुछ भूल गए थे। तो आपका क्या वक्तृत्व कौशल है वो अच्छा नहीं है। शब्दकोश में शब्द किस क्रम में लिखे जाते हैं? वर्णागत, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो जैसे कि आपका नाम है, जैसे मोहित नाम है,
तो आपको किस प्रकार से सर्च करोगे, पहले आप एम पे जाओगे सबसे पहले, फिर उसमें एम तो शुरू हो गया एम नाम का, उसमें फिर ए, फिर बी, फिर सी होगा, फिर आप ओ को देखोगे, फिर ओ में एच को देखोगे, फिर एच में भी आई को देखोगे। इस प्रकार से चीज़ों को अरेंज किया होता रहे, तो उसको क्या कहा जाता है, वर्णानुक्रम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बताया जाता है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप में से काफ़ी बच्चे एसएससी जीडी की या फिर राजस्थान जीके से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं, तो काफ़ी बच्चे मेरे पास ये पूछते रहते हैं कि सर हम कहाँ से किताब खरीदें जिससे हमारी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाए। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ आपको, 3-4 प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, 1-2 सेल से जो बेस्ट टी शर्ट वगैरह भी मैं डाल दे रहा हूँ। तो अगर आप कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है बुक, तो आपको यहाँ पे सबसे सस्ती, सबसे बढ़िया एकदम ऑथेंटिक पब्लिकेशन से लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से जाकर आप डाउनलोड क्या कर लेना, खरीद लेना फ्लिपकार्ट से। अगर आपके पास पैसे नहीं हो, इसमें हो सकता नहीं हो, तो आपको क्या करना है, उसको कार्ट में ऐड कर लो। ये जितनी भी किताबें वगैरह दिखाई दे रही हैं इनको कार्ट में ऐड कर लो, और फिर आपको जब भी खरीदनी हो तब आप खरीद लेना। तो क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनको अरेंज किया जाता है। प्रोनाउंस शब्द का प्रयोग कब किया जाता है, द हिंदी टर्म प्रोनाउंसिस, तो प्रोनाउंस का उपयोग कब किया जाता है, तो प्रोनाउंसिंग किससे संबंधित होता है, उच्चारण से संबंधित है वो प्रोनाउंसिंग शब्द होता है आपके सामने। शब्दकोश का सबसे बड़ा लाभ कब होता है, द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ द डिक्शनरी, तो डिक्शनरी का सबसे अधिक लाभ क्या होता है, शब्दकोश ज्ञान। आपको नॉलेज ऑफ वर्ड मीनिंग होता है वो शब्दकोश का ज्ञान होना चाहिए। गलत वर्तनी सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, शब्दकोश का उपयोग। द बेस्ट वे टू द करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, आप अपना शब्दकोश का उसका बहुत बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, शब्दकोश को अगर उपयोग करोगे तो वर्तनी वगैरह सुधर जाएगी आपकी। ओरेटर का शब्द किससे संबंधित होता है, तो जो भाषण वगैरह से संबंधित देखने को मिलता है। वर्तनी सुधारने के लिए आपको अभ्यास किस प्रकार का करना चाहिए, स्पेलिंग करेक्शन के लिए किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको नियमित रूप से लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी स्पेलिंग वगैरह सुधर जाएंगे। तो टेलीग्राम पे आपको एमसीक्यू की पीडीएफ मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में और अधिक वीडियो देखना चाहते हो वहाँ से मिल जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कोई खरीदना चाहता तो खरीद लेना और कार्ट वगैरह में ऐड कर लेना।